वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे प्रमुख समिति या आयोग एवं कार्यक्षेत्र। देखिए सारे कार्यक्षेत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सभी समितियां या आयोग इधर मैंने लिखा है। दोनों को हम रिलेट करके याद करेंगे। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं तो दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जितने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है और 99% जो है अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स का जो समितियों से रिलेटेड होगा तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं दे सकता, ये मेरा दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो दोबारा लाइफ में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टीआरपी आकलन। टीआरपी आकलन के लिए एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं शशि शेखर वेम्पति। टीआरपी आप सभी लोग जानते हैं, टीआरपी घोटाला जो अर्णव गोस्वामी ने किया था। कौन अर्णव गोस्वामी? वही जो कहता है कि पूछता है भारत, ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला करके झूठ परोसता रहता है बेचारा। अब क्या हुआ? अब थूकता है भारत। क्यों? अर्णव गोस्वामी के मुंह पे सभी लोग थूकते हैं, थूकता है भारत। अब ये नहीं कहेगा पूछता है भारत। हम देखिए, हमें याद करना है, याद कर रहे हैं। देखिए अगर किसी भी चीज का कहीं से भी कुछ भी अगर किसी चीज से किसी चीज को रिलेट करते हैं तो किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, या नहीं ओजस स्टडी का कोई मकसद नहीं है। बस हमारा मकसद है आपको याद कराना और मुझे याद रखना, मतलब याद रखने की बात है। हम सभी लोग याद रखेंगे और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। हाँ, अगर पहुंचता है तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीआरपी आकलन के लिए शशि शेखर समिति बनाई गई। याद कैसे रखेंगे कि टीआरपी का आकलन शुरुआत कर दिया अर्णव गोस्वामी ने। शुरुआत किया, क्यों करवाया? क्योंकि सेखी बघार रहा था। कहते हैं ना सेखी बघारना, कोई अपने आप को ज्यादा स्मार्ट बनता है तो गांव में कहते हैं अरे बहुत सेखी बघार रहे हो। तो ठीक है, ये सेखी बघार रहा है तो सेखी बघारने से सेखी शब्द पकड़ लेंगे तो शशि शेखर वेम्पति ही आप टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उनसे रिलेटेड एक समिति बनाई गई है, मदन वी लोकुर समिति। तो देखिए मदन से आप एक शब्द बना लीजिए अपने मन में, मदिरा, और लोकुर से लुक्खा बना लीजिए। ठीक है, लुक्खा जानते हैं ना, लुक्खे लोग, अरे बड़ी बहुत लुक्खा है ये लोग। ठीक है, ऐसे तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप सुनिए। पराली जला रहे हैं, पराली जलाने से एक थोड़ा सा और अगर गांवों की चले जाएं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में बनारस या फिर गाजीपुर बलिया उत्तर जौनपुर और सब जो हैं इधर आसपास में, वहाँ क्या होता है, होलिका दहन होता है। होलिका दहन होली से एक दिन शाम को पहले होता है। और जब शाम को होता है तो लोग क्या करते हैं, खूब नशे में धुत होते हैं, पीते हैं भांग वांग। शंकर जी के सब लोग ज्यादा पुजारी होते हैं तो पी उ करके जाते हैं और नदी किनारे जाते हैं, वहां पर ऐसे लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके उसी को जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जो ज्यादा लुक्खे लोग होते हैं, लुक्खे लोग क्या करते हैं, जो नदी के किनारे तरबूज उजबूज की खेती किए रहते हैं वो अपनी झोपड़ी रखे रहते हैं या फिर परवल की खेती वाली झोपड़ी बना के रखते हैं, उसी को ले करके उसमें डाल देते हैं, जला देते हैं, होलिका में वो दहन कर देते हैं। तो देखिए जहां भी जलाने की बात आई, पराली जलाने के बाद, तो पराली कौन जलाता है? मदिरा पी के लुक्खे लोग जलाते हैं। तो बस आप हमेशा इसी को याद रखेंगे कि पराली मदिरा पी के लुक्खे लोग जलाते हैं, यानी मदन वी लोकुर आप पकड़ लेंगे। क्योंकि आपको देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमेशा दिया रहेगा या फिर नाम भी आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कोविड 19। तो कोविड 19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से रिलेटेड एक समिति बनाई गई। तो कोविड 19 को सभी लोग जानते हैं, जब कोविड 19 आया तो सभी लोग तनावग्रस्त हो गए, आज तक अभी लोग उभर नहीं पाए हैं। बहुत ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम आई, हमें ही नहीं, हमारे देश में थोड़ा कम रही लेकिन अन्य देशों में तो और ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे देखिए केवी कामत समिति बनाई गई। केवी कामत समिति को कैसे याद रखें, इनका पूरा नाम है कुंदापुर वामन कामत समिति। याद करके कैसे रखेंगे, कोविड 19 जो है बामन लोगों का माथा पकड़ लेती है। वैसे तो सबको नाक में या जुकाम उखाम होता है, लेकिन जो बामन, इनका पूरा ये बीच में वी का मतलब बामन होता है। बामन माने छोटे लोग, बामन लोगों का माथा पकड़ लेती है। ठीक है, तो बामन का माथा यानी बामन कामत आप पकड़ लेंगे, टिक मार के आ जाएंगे सही। राष्ट्रीय जन्म नीति मसौदा, ये इससे रिलेटेड एक समिति बनाई गई जिसे कहते हैं मिहिर शाह समिति। याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे केवल जन्म पकड़िए, जन्म, जन्म नीति या जन्म पकड़िए। मिहिर शाह समिति, मिहिर से मेहर बनाइए। मेहर देखिए, मेहर कहेंगे कि मेहर शब्द क्या है, एक्चुअली मेहर जो है मुसलमानों में एक कुछ होता है जो कि शादी होती है, शादी विवाह होता है तो दिया जाता है लड़की को, या फिर ऐसा जो कुछ भी मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, जो हमारे तरफ उधर अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश बिहार में अगर बात की जाए तो भोजपुरी लैंग्वेज में मेहर शब्द कहते हैं किसी की वाइफ को। ठीक है, जैसे होता क्या है कि किसी के घर में जन्म हुआ, एक कल्पना करिए कि कोई औरत जो है अपने बच्चे को जन्म दी, तो होता है उसके घर में जाने लगती हैं, और औरतें जो गांव पड़ोस की होती हैं वो लोग जाती हैं उसको देखने के लिए। तो सुबह सुबह एक परताइन पंडिताइन जा रही हैं, तो गांव में मान लीजिए गांव की भाषा में देखा जाए तो पंडिताइन जा रही हैं, तो कोई पूछा और पंडिताइन क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? तो कह रही है निरहुआ की मेहर ने जन्म दिया है।
ठीक है, जा रही हूँ देखने, तो निरहुआ की मेहर, तो मेहर, आप मेहर शब्द पकड़िए, मिहिर नहीं मेहर शब्द पकड़िए, और मेहर जन्म देती हैं, आपने देखा मेहर ही जन्म देती हैं, यानी औरतें ही जन्म देती हैं, कभी आदमी को जन्म देते हुए देखा है? नहीं। तो जैसे ही राष्ट्रीय जन्म नीति मसौदा की बात आएगी तो जन्म कौन देती है? मेहर देती हैं, और मिहिर शाह आप आराम से टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति। तो देखिए जनसंख्या पे कंट्रोल, औरतें तो हमेशा चाहती हैं कंट्रोल करें, लेकिन आदमी उनके नहीं चाहते, उनको तो बस पता नहीं, वो तो मशीन समझ लेते हैं कि जितना चाहो उतना बच्चे होते रहें, ठीक है। और खास करके मुसलमानों में होता है, ज्यादातर उनके पास 10-12 बच्चे हों, कुछ भी पढ़े ना लिखें, कुछ भी ना करें, बाकी ठेला खींच करके चाहे कुछ भी करके करें। भाई देखिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस जो सत्य है वो सत्य है। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति जो है स्वामीनाथन समिति इसके इनके लिए बनाई गई है। तो स्वामीनाथन को कैसे याद रखेंगे? सोचिए, कल्पना करिए कि एक औरत ये है, एक औरत ये है, दोनों मिल करके आपस में जब औरतें बैठती हैं तो फालतू की इधर की उधर की बातें करती हैं। 2 आदमी, 4 आदमी, क्या 10 आदमी भी एक जगह रहे तो शांत रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी एक जगह शांत नहीं रह सकती। तो एक औरत ने दूसरे औरत से पूछा, अरे क्या करती हो तुम, इतना ज्यादा बच्चे क्यों पैदा कर दिया, कंट्रोल नहीं करती? तो कहती है क्या करूं, जनसंख्या पे कंट्रोल स्वामीनाथ नहीं करते। तो देखिए जनसंख्या नीति स्वामीनाथ, स्वामीनाथ का मतलब उसके पति, तो स्वामीनाथ, जनसंख्या पे कंट्रोल कौन नहीं करता? स्वामीनाथ नहीं करते, तो स्वामीनाथ से स्वामीनाथन पकड़ लेंगे आप। नेक्स्ट है बेरोजगारी का अनुमान। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल से ही समझेंगे। अभी 2020 में, मार्च 2020 में बेरोजगारी जो 60% बढ़ गई थी। अब देखिए अगर आप कोई भी सुनेगा हाँ बेरोजगारी 60% बढ़ गई थी, दांतों तले आप अंगुली दबा लेंगे 100%। ठीक है, अब एग्जांपल देने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी सोचे, अगर बेरोजगारी की बात जैसे ही कोई सुनेगा तो सचमुच अपने दांतों तले अंगुली दबा लेगा, कहेगा कि हो हाँ यार बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो दांतों तले, जैसे बेरोजगारी का अनुमान लगाने की बात आएगी, दांतों तले आपने अंगुली दबा लिया तो दांते वाला समिति, आप आराम से टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है औद्योगिक लाइसेंसिंग। आपने कहा कि देखिए इसको थोड़ा सा इन दोनों को हम मिला करके याद करा देते हैं, एग्जाम्पल दे ही देते हैं। अभी क्या हुआ था, जब बिहार में चुनाव हुआ था तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 9 लाख नहीं 10 लाख रोजगार देंगे। तो ये बीजेपी ने कह दिया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए नीतीश की सरकार बन गई, नीतीश की सरकार बन गई, नीतीश जी ने कहा चलो पहली बैठक हुई, ऐसा करो बेरोजगारों का जितना है थोड़ा देखो, अनुमान लगाओ, बेरोजगारी का अनुमान लगाओ, कितना वैकेंसी निकालें पहली बार ताकि कुछ आ जाए एक बार, फिर दोबारा तिबारा में दे देंगे ऐसे 19 लाख। जब देखा, अनुमान लगाया, तो नीतीश कुमार दांतों तले अंगुली दबाने लगे। तो बेरोजगारी का अनुमान, दांतों तले अंगुली दबा लिए, तो दांते वाला समिति। अब क्या किया, नीतीश कुमार कहे कि भाई हमसे तो कुछ नहीं होने वाला, सबसे बड़ा वहां के कौन है, लालू यादव। लालू यादव क्या करते हैं, लालू यादव बहुत माहिर हैं, दिमाग में तो बहुत तेज हैं। तो लालू यादव के पास गए, कह रहे हैं कि अच्छा ये बताओ कि क्या कर, हम क्या करें, आपका बेटवा इसे कह दिया और हमारे हमारे साथी लोग क्या किए, जोश जोश में 19-20 लाख बोल दिए, अब हम क्या करें बताओ। तो इन्होंने कहा दत्त बुड़बक, देखो दत्त समिति, दत्त बुड़बक, सबको उद्योगों का लाइसेंस दे दो, सब बेरोजगार जो है रोजगार हो जाएगा सबके पास। तो दत्त बुड़बक यानी कि औद्योगिक लाइसेंस, उद्योगों का लाइसेंस दे दो, कहा दत्त बुड़बक उद्योगों का लाइसेंस दे दो, तो उद्योगों का लाइसेंस देंगे कौन, दत्त, दत्त समिति। इस तरह से आप याद रखेंगे। अब एक नया है हथकरघा का विकास। हथकरघा का विकास देखिए बहुत आसान है याद करना, इसे मीरा सेठ समिति ने मीरा सेठ समिति इससे रिलेटेड है। याद कैसे रखेंगे, हथकरघा में, हथकरघा आप जानते ही हैं हथकरघा क्या होता है, और यहां से है मीरा सेठ को मारा सेठ को, आपने पकड़ लीजिए मारा सेठ। अब देखिए बहुत सारी ऐसी हथकरघा मिलें हैं जो लॉकडाउन में बंद हो गई, उससे पहले ही बंद हो गई, हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं, जैसे बनारस बनारस में, और बगल में भी गाजीपुर बलिया इधर थोड़ी मोड़ी हैं। तो वहाँ पे क्या है, मऊ जिला में भी हैं कुछ। तो यहाँ पे जो हथकरघा थी वो धीरे धीरे बंद हो गई, बहुत सारी बंद हो गई। तो बंद हो गई क्यों, अब इनका विकास नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था विकास, क्योंकि मार दिया सेठ को मजदूरों ने। हथकरघा का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मारा जाते हैं सेठ रोज, चाहे कह देंगे मारे जाते हैं सेठ रोज। तो मीरा सेठ आप हमेशा पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद हेतु एक कमेटी बनाई गई जिसे उर्जित पटेल समिति कहते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए वित्तीय स्थिरता होगी, जब हमारे यहाँ आर्थिक स्थिरता होगी और विकास होगा तो लोगों में क्या हो जाए, ऊर्जा पट जाएगी। अब कहेंगे पट जाएगी, ये शब्द क्या है, अगर गांव में खेत हो तो जब भरते हैं तो उसको कहते हैं पानी पटाने जा रहे हैं, ठीक ना, मतलब पानी भरने जा रहे हैं खेतों में, तो कहते हैं पटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा खेत भर जाता है, जब पूरा भर जाता है उसे कहते हैं हमारा खेत पट गया, खेत को मैंने पटा दिया। उसी तरह से ऊर्जा क्या होगा, सब में पट जाएगी, यानी सब में ऊर्जा भर जाएगी। कब ऊर्जा भरेगी, जब आर्थिक स्थिरता होगी और विकास होने लगेगा। ठीक है, तो उर्जित पटेल आपको याद आ जाएंगे। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन हेतु नए बैंक का ढांचा। जो
आप जानते हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, मर्जर ऑफ बैंक्स हो रहे हैं, बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, नया ढांचा बनाया जा रहा है। तो बैंकों का नया ढांचा अगर मिल जाए तो लोग नाचने लगेंगे मोर की तरह। बस याद रखना, नचिकेत मोर आपको याद आ जाएंगे कि बैंकों का अगर नया ढांचा मिल जाए तो नाचने लगेंगे लोग मोर की तरह। कम से कम पैसे तो निकाल पाएंगे टाइम से, नहीं तो लॉकडाउन जब नोटबंदी हुआ था तो 2,000 रुपये निकाल लो, चाहे किसी को दे करके एक्सचेंज कराओ, ऐसे था। देखिए नेक्स्ट है कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार। बहुत आसान है याद करना, समिति जो है फडणवीस समिति है। याद कैसे रखेंगे? कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार तब होगा जब फाड़ के विष पूरा होगी किसानों की। कहते ना फाड़ के, अब ये क्या है? आप देखिए कोई भी चीज अगर आप नंबर लाते ना, अरे यार फाड़ के नंबर लाया हूं, आज फाड़ के ये काम किया हूं। कोई भी चीज कहते ना, फाड़ दिया यार तूने, लड़ाई कोई किया, अरे यार तूने तो फाड़ दिया, ऐसे। तो इसी तरह से कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार कब होगा? जब फाड़ के विष पूरा होगी, इच्छाएं पूरा होगी किसानों की। तो फाड़ के विष पूरा होगी यानी फडणवीस, इस तरह से आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली देखिए, ये हमारी भारत की मौद्रिक प्रणाली कभी भी ना स्थिर नहीं होती, हमेशा चक्कर खाती रहती है। बस यही आपके माइंड में हमेशा आएगा कि मौद्रिक प्रणाली, वो भी भारत की, हमेशा चक्कर खाती रहती है। क्यों भैया? इतने करप्ट लोग हैं यहाँ पे, पैसे दबा दबा के बैठे हैं, चक्कर खिलाते रहते हैं। 1400-1500 करोड़ मिला है कहीं गुफे में, ठीक है, मतलब सुरंग खोद के घर में रखा था किसी ने। जहाँ हमारे देश की जनसंख्या कितनी, 125 करोड़ है। अगर टाटा जो है, रतन टाटा जी ने क्या किया, 1500 करोड़ दान दिया कोविड-19 में। अगर 1500 करोड़ में से अगर वहां से सबको 1-1 करोड़ भी बांटे जाए तो भी सरकार के पास बहुत पैसे बचते, यानी गरीबी दूर हो जाती। अभी 14 करोड़ मिला है, दिखा रहा था न्यूज में 17 करोड़, और 1700 करोड़, अगर 1700 करोड़ जो है उसमें से भी निकाल करके हमें 125 करोड़ में बांट दें तो देखिए आराम से हो जाएगा 1700 करोड़। बताइए, तो इस तरह से गरीबी निकल जाएगी। लेकिन ये क्या है? मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली भारत की हमेशा चक्कर खाती रहती है। तो चक्कर खाती रहती है ना, चक्रवर्ती, आराम से आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर। यहाँ पे इसके लिए समिति बनाई रेखी समिति। देखिए पहले अप्रत्यक्ष कर को देखिए क्या होता है। डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर, ये इनडायरेक्ट कर इसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यानी अप्रत्यक्ष कर, यानी कि आपने क्या किया, बिना कुछ बताए, अपने पापा से बताए, पापा के पॉकेट से पैसे निकाल लिया, मम्मी ने निकाल लिया, या मम्मी के आपने पर्स से निकाल लिया, तो वो होता है अप्रत्यक्ष। आपने इनडायरेक्ट रूप से पैसे ले लिया, बताया भी नहीं। और एक होता है बता के, जैसे कोई सर्विस करता है तो बता करके उसको क्या करना है, एटीआर फाइल करता है, इनकम टैक्स भरता है। और कुछ लोग अभी जब सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, कोई सामान, दूध लीजिए, अंडे लीजिए, या फिर नमक, तेल, मिर्ची, जो कुछ भी लीजिए, कुछ भी खरीदते हैं वहाँ पे दुकान पे आपको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट रूप से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वो आप भी देते हैं, एक अमीर आदमी भी देता है, एक गरीब आदमी भी देता है, एक मिडिल क्लास, सभी लोग देते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो एक रेखा में लगता है, मतलब एक रैखिक है, बिल्कुल रैखिक है, सबके लिए समान ही लगता है। तो अप्रत्यक्ष कर की जहां भी बात आएगी वहां पे देखेंगे आप कि अप्रत्यक्ष कर रैखिक लगता है, तो रेखी समिति आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर समस्या। तो टेलीकॉम का जैसे नाम आता है तो आपको तुरंत माइंड में आ जाता है, मोबाइल नहीं आएगी लेकिन वो जरूर आएगा जो पुराने जमाने का भी होता था, अभी भी है, बहुत सारे लैंडलाइन वाले जो होते हैं, हेलो हेलो। तो पहले क्या होता था कि कहीं भी फोन आता था ना तो हेलो, छोटा राजन बहुत करता था फोन, छोटा राजन, पता नहीं कौन कौन है, हाँ छोटा राजन बोल रहा हूँ, दाऊद का दहीना हंग या जो कुछ भी है, मैं नहीं जानता इतना कुछ गुंडों बदमाशों के बारे में। तो टेलीकॉम सेक्टर समस्या क्या थी? छोट याद करिए, ध्यान में रखेंगे कि छोटा राजन ने पैदा कर रखा था टेलीकॉम सेक्टर में समस्या। क्यों? जाए दिन सबको फोन करके पैसे वसूलता था। तो टेलीकॉम सेक्टर्स की समस्या छोटा राजन ने किया था। तो छोटा राजन, छोटा को हटा दीजिएगा, सुंदर बोल दीजिएगा उसको, और राजन से राजन पकड़ेंगे ही, आपको आराम से याद होगा। नेक्स्ट है पश्चिम घाट संरक्षण। तो पश्चिम घाट आप जानते हैं कि इस तरह से, अगर नीचे यहाँ पे दिख रहा हो तो आप यहीं पे मैं बनाता हूँ पश्चिम घाट संरक्षण। तो आप जानते हैं कि इस तरह से जो हमारा ये गुजरात वाला लोकेशन है, इसके बाद ये हमारा ये पूरा पश्चिम घाट, इधर पश्चिम घाट आता है, वेस्ट कोस्टल लाइन, और इधर आती है ईस्ट कोस्टल लाइन। तो इसकी सुरक्षा की बात की जा रही है, पूरा पश्चिम घाट की। तो पश्चिम घाट की सुरक्षा अगर करनी है तो आप जानते हैं करना क्या है, कुछ मत करिए, यहाँ पे एक गड्ढा खोद दीजिए, और गड्ढा खोद के गिल्ली लेकर के खेलिए, गिल्ली डंडा, तो वही हो जाएगा। तो पश्चिम घाट की संरक्षण करना है तो माधव गाडगिल समिति, गड्ढा खोद के गिल्ली खेल रहे हैं तो गाडगिल आप पकड़ लेंगे, तो माधव गाडगिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, या फिर सोचिए कि माधव के साथ, माधव यानी कृष्ण, कृष्ण के साथ गड्ढा खोद के गिल्ली खेल रहे हैं पश्चिम घाट पे, तो संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है किसानों के आर्थिक हालात। तो आप जानते हैं किसानों के आर्थिक हालात कोई सरकार नहीं सुधार सकती। जो भी आते हैं कहते हैं हम किसानों की आय
इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, दोगुनी कर देंगे, डेढ़ गुनी कर देंगे, आज तक हुई नहीं। और कभी भी कोई भी सरकार हो, हमेशा जब चुनाव लड़ना होता है तो सबसे पहले अगर कोई मुद्दे में होता है तो किसान होता है। और जैसे सरकार बन जाती है तो सबसे पहले अगर कोई मुद्दे से बाहर होता है तो किसान ही बाहर होता है। यानी कि किसान के आर्थिक हालात की चिंता किसी को नहीं, कोई सुधार नहीं सकता। उनके जब भी बेचारे रहते हैं हमेशा स्वामी के भरोसे रहते हैं, स्वामी के भरोसे रहते हैं। तो किसान के आर्थिक हालात किसके भरोसे रहते हैं? स्वामी के भरोसे, यानी स्वामीनाथन आयोग। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी से केवल गरीब शब्द पकड़िए, गरीबी का भी अगर वो किया जाए, इसका सर्वेक्षण किया जाए या फिर इससे रिलेटेड एक समिति बनाई गई है जिसे कहते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। याद कैसे रखेंगे? गरीबी, गरीबी या गरीब लोग क्या करते हैं? रस पी के भी तेंदुए से लड़ जाते हैं। वास्तव में जो गरीब लोग होते हैं ना, कुछ भी खाएं लेकिन ताकतवर होते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, ताकत उनके अंदर ज्यादा होती है क्योंकि मेहनती होते हैं। तो गरीब लोग रस पी के, रस जानते हैं ना, वही गन्ने का रस, ये नहीं मौसम्बी और अनार का रस नहीं, गन्ने का रस पी करके तेंदुए से लड़ जाते हैं। आप लड़ सकते हैं? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसे सच्चर समिति कहते हैं। सच्चर को हम पढ़ लेंगे खच्चर, खच्चर बना देंगे तो अपने आप से याद रहेगा कि मुस्लिमों की सामाजिक हो या आर्थिक हो या शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना हो तो कहा गया कि भाई तुम अध्ययन करो, तुम अध्ययन करोगे। तो कोई अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक खच्चर तैयार हुआ, तो वही कहेंगे खच्चर। ठीक है, खच्चर समिति आप इस तरह से पकड़ लेंगे। देखिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस याद करने के लिए कॉमेडी बनाया गया है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 का पुनर्निरीक्षण करने के लिए एक समिति बनाई गई है जो उमेश सिन्हा समिति है। याद कैसे रखेंगे? देखिए बहुत आसान है। ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये नेता नगड़ी होते हैं, और नेता लोग क्या करते हैं आप देखेंगे, जब वोट लेना होता है ना तो इन्हें उमस नहीं होती कि इतना हूं गर्मी में अगर चला दीजिए तो साला चलते रहेंगे, घर घर जाते हैं, घर घर जाके भैया ध्यान देना, मैं ये हूँ वो हूँ, यहाँ से मेरा आपके क्षेत्र से उठ रहा हूँ, वोट देना, ये करना वो करना। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये लोग करते हैं। तो जहां भी चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि की बात आ जाए, जनप्रतिनिधि कानून के बाद, तो जनप्रतिनिधि लोगों को उमस की कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक तो बिहार में पता नहीं एक बुढ़े से है, कोई बुढ़ा ना एमएलए का लड़ता है चुनाव, बिहार में भी लड़ रहा था इस बार। उसका एक खासियत है, पता नहीं क्या करता है ना, बोलने का तो ढंग नहीं, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं है, वैसे तो गंवार ही होते हैं ज्यादातर। वो क्या करता है कि बस अपने पैंट को ऐसे पकड़ लेगा, इधर तक नहीं दिख रहा होगा, ऐसे पकड़ कर ऐसे ठुमका लगाता है, नाचने का भी ढंग नहीं, फिर भी फालतू का। और कहता था कि सामने वाले को पता नहीं, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। सामने वाले को कह रहा था, उसके अपोजिट में जो भी था उसको कहता था कि हाँ पता नहीं कौन बच्चा, उसको मैं चबा जाऊंगा कच्चा, मतलब उसका नाम में बच्चा था तो अपोजिट वाले का, लेकिन वही जीत गया। ठीक है, इसी तरह से निरहुआ का सुने होंगे, दिनेश लाल यादव को, जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहा था, और अखिलेश यादव को कह रहा है कि हाँ अखिलेश यादव को कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मा अगर लिखे भी होंगे तो ब्रह्मा की लिखनी पे मैं पैर रख के मिटा दूंगा, ये कर दूंगा। तो देखिए कभी भी इतना ज्यादा फालतू की बातें नहीं बोलनी चाहिए। जो जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस में ऐसे बोलता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को डुबो देता है। चलिए छोड़िए। तो ये ध्यान में देना है कि जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधियों को उमस जो है, उमस सहने की आदत पड़ जाती है, उमस सह लेते हैं। तो उमस सह लेते हैं यानी उमेश सिन्हा, आप आराम से इसे पकड़ लेंगे। इस तरह से हमने जितनी भी महत्वपूर्ण या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो थी समितियां और आयोग बनाए गए थे, सबको कवर कर लिया। और ये करंट अफेयर्स की हैं, इससे बाहर एक भी 99% मैं दावा करता हूं इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो राम जन्मभूमि पे एक समिति बनी थी, उसको बनाने के लिए जो कमेटी बनी गई थी उसमें 4 सदस्य जो भी थे, अब वो तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पुराना हो गया। फिर भी अगर आप देख लीजिए कि उसमें जो राम जन्मभूमि से रिलेटेड समिति बनाई गई थी उसका देख लीजिएगा किसका किसका क्या क्या नाम था वो। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो किसान बिल पे विवाद चल रहे हैं, किसान और इनके, तो उसमें कुछ लोगों के नाम है, उन नामों को देख लीजिएगा। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम देख लीजिएगा, क्योंकि नाम में से किसी एक का पूछ सकता है कि किसान बिल में किसने बाहर अपना नाम लिया। तो किसने नाम लिया आप अच्छी तरह से जानते हैं, मान सिंह, जो भी पूरा नाम मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे न्यूज में देखा तो कोई मान सिंह है, पूरा नाम आप देख लीजिएगा। यही बस आपको याद रखना है, बाकी इतना ही कंप्लीट कर लीजिए, कभी भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स के समिति के टॉपिक से। बाकी अदर और टॉपिक देखना है, फिर जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको वीडियो चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।